नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। देखो, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे परम्यूटेशन, वो परम्यूटेशन में क्या था कि आपको दो केस था। एक था रिपीटेशन नॉट अलाउड और दूसरा था रिपीटेशन अलाउड। अब देखो, लास्ट क्लास सपोज करो आई हैव गिवन यू, यहाँ पे क्वेश्चन में भी था, एक वर्ड है दिल्ली। अब बोल रहा है दिल्ली के वर्ड को यूज करते हुए कितने कितने लेटर्स है इसमें। दिल्ली को बोला गया दिल्ली में कितने लेटर्स हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया कि आपको इसके मदद से बनाना है 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, विथ और विदाउट मीनिंग। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। कितना वर्ड बना सकते थे जसकीरत, कितना वर्ड बन सकता है इससे? 5 इंटू 4 इंटू, तो हम लोग इसको 5 फैक्टोरियल भी बोल सकते थे। और अगर परम्यूटेशन के हिसाब से बोलोगे तो क्या बोलते हैं, 5p5। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। बहुत माइनर से डिफरेंस होगा, आज जो पढ़ रहे बेटा कुछ नया चीज़ नहीं है, इसी का एक एक्सटेंशन होगा बस। लास्ट क्लास में क्या था, आपको एक वर्ड दिया हुआ है दिल्ली, दिल्ली की मदद से आपको 5 स्पेस दिया हुआ है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, विथ और विदाउट मीनिंग, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आपको कितना वर्ड बना सकते थे, 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ गया 5 फैक्टोरियल, या फिर इसको परम्यूटेशन के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5p5। इस बार क्या होगा, ये जो एक्सरसाइज है 7.4, यहाँ पर इट सेज कि आपको जो वर्ड दिया हुआ रहेगा उसमें जो लेटर्स आ रहे होंगे वो एक बार से ज्यादा भी आ सकते हैं। जैसे यहां पे दिल्ली में 5 लेटर, और 5 लेटर कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। सारे के सारे लेटर्स कितने बार आ रहे हैं, एक ही बार आ रहे हैं। नाउ आपको एक एग्जाम कोई वर्ड दिया जाए, सपोज करो कुछ हेवी वर्ड बताओ, क्या, एप्पल। चलो भाई एप्पल ले लेते हैं। अब एप्पल वर्ड में क्या आपको कोई लेटर्स रिपीट होता हुआ दिख रहा है? कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, कौन सा लेटर? पी कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो यहां पर एक बार पी, यहां पर एक बार पी। अब आपको बोला जाएगा ये वाले एक्सरसाइज में कि अगेन आपको एप्पल लेटर्स के वर्ड को यूज करते हुए 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो यहां पे 5 लेटर है और इसके मदद से आपको क्या बनाना है, 5 लेटर का वर्ड। अब आप बताओ कि इसको आप कैसे निकालोगे, हाउ मेनी परम्यूटेशंस विल बी पॉसिबल। ये है आज का एक्सरसाइज। लास्ट वाले एक्सरसाइज में जो भी आपको वर्ड दिया हुआ होता था वहां पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता था, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होते थे वो डिफरेंट होते थे। इस बार क्या होगा, आपको जो भी लेटर दिया हुआ रहेगा या जो भी चीज दिया हुआ है उसमें कुछ चीजें सेम है। जैसे इस वर्ड में एप्पल कितनी बार आ रहा है, पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ठीक, अब आपको बोलेगा इसका परम्यूटेशन निकालना है। इसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। बताओ पहले कितने लेटर का वर्ड बनेगा, कितने लेटर का वर्ड बनेगा, 5। तो सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, पी। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो जो जितना बार भी रिपीट होगा उसका फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो आप बना सकते हैं इस एप्पल वर्ड के मदद से, इसके लेटर्स को यूज करते हुए। यहां पर एक ही चीज क्या है, इस बार कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर है, इस बार कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, सेम टू सेम है। पिछले वाले एक्सरसाइज में कोई भी ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता था, इस बार बस सेम होगा, यही डिफरेंस है। और इसका फॉर्मूला क्या है, जो भी प्लेस आपको दिया गया, जितना भी लेटर, उसको लिखो न्यूमरेटर में। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, उसको आप कहाँ पे डाल दोगे, डिनोमिनेटर में उसको डिवाइड कर देंगे। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये है परम्यूटेशन ही, और इसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। क्या बोलते हैं इसको, परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। अदर वर्ड्स में बोलोगे तो परम्यूटेशन व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर सेम। ठीक, और कुछ नहीं बाबू, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाओ एक्सरसाइज 7.4 पे। 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 व्हाइट बॉल्स एंड 4 रेड बॉल। अच्छा, 4 रेड बॉल है और एक ब्लू मार्बल है,
स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, जो क्वेश्चन तो दिया ही हुआ आपके पास। मार्बल नहीं है, मार्बल दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास, 3 वाइट कलर का है मार्बल, 4 है रेड कलर का और 1 है ब्लू कलर का, ये आपको दिया हुआ है। और आगे में क्या लिखता है, दे कैन बी अरेंज्ड। तो अरेंज वर्ड किसका है, परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन का, तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, अरेंज लिख दिया। इन अ रो इफ द मार्बल ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, मार्बल जो सेम कलर के होंगे आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। अगर 3 वाइट है तो तीनों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, अगर 4 रेड कलर का मार्बल है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या चीज़ का है, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो है परम्यूटेशन का, श्योर है, वर्ड साफ साफ लिख दिया अरेंज। उसके बाद बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ बताना है अरेंजमेंट। बता टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, कितना हमारे पास मार्बल है, 3 + 4 + 1, कितना हो गया टोटल 8। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने सारे चीज आपको सिमिलर दिख रहे हैं, 2, कौन कौन सा, व्हाइट और रेड वाला। व्हाइट वाला कितना है, तो क्या करोगे नीचे में 3 फैक्टोरियल, यहां पे रेड वाला कितना है 4, तो क्या करोगे यहां पे मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। जो आंसर निकलेगा दैट विल बी द आंसर ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल। टोटल जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको पहले लिखो, वो आगे आपके न्यूमरेटर पार्ट में, उसके बाद जो भी चीज सिमिलर है उसका फैक्टोरियल को नीचे में डिवाइड करते जाओ, अपने को आंसर मिल जाएगा। क्लियर, आज उसको सॉल्व करते हैं। 8 × 7, 4 फैक्टोरियल को यहां पे रहने दो, 4 फैक्टोरियल गया, 3 × 2 6, ये भी गया, क्या बचा 7 × 56 × 5, तो ये आ जाएगा 30 और 5 280। नंबर ऑफ परम्यूटेशन अपने को निकल गया। अब ये क्यों होता है ना, इसका भी लॉजिक है कि हम लोग उसको डिवाइड क्यों करते हैं। अपने सिलेबस में उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए उतना डिप में नहीं जाते। सिंपल सा काम करोगे, टोटल नंबर को ऊपर में लिखो, जो जो सिमिलर आ रहा है उसको नीचे में, उसका फैक्टोरियल को क्या करोगे डिवाइड, खत्म। आसान है ये एक्सरसाइज, बहुत आसान है। ये होना भी नहीं चाहिए था, उसको मर्ज कर देना चाहिए था 7.3 में ही, फालतू का 3 क्वेश्चन डाला अलग से। 7.4 समझ में आया, आसान है पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड बाय होस्टिंग। चलो हाईलाइट करो क्या क्या दिया हुआ है, 3 रेड 4 येलो एंड 2 ब्लू फ्लैग्स। तो भाई अपने पास 3 रेड कलर का फ्लैग है, 4 येलो कलर का फ्लैग है और 2 ब्लू कलर का फ्लैग है। इसमें आपको बता रहा आप क्या क्या डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं। अज्यूमिंग दैट इन ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल ऑल द 9 फ्लैग्स आर टू बी यूज्ड, आपको 9 के 9 फ्लैग को यूज करना है। और लास्ट में आपको वर्ड लिख दिया है ऑल द फ्लैग ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब ये जो सेम होंगे वो सेम है, डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। बोलेगा निकालो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, क्या होगा बताओ, टोटल कितना है 9, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे 9 फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे, सिमिलर आपको डिवाइड करना, बोलो सबसे पहले में क्या लिखोगे 3, क्योंकि 3 रेड कलर का है। उसके बाद 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 है येलो कलर का, फिर बस 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, खत्म हो जाएगा। निकालो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 60। फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई और ये सब करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो निकालो जल्दी, 1260। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, साफ साफ लिख रहा है बेटा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या लगाओगे परम्यूटेशन, दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले वर्ड पे आते हैं, पहला वर्ड क्या है रूट। रूट में कितने लेटर्स हैं टोटल 4, और उसमें सेम दिख रहा है कुछ, कौन सा ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका नंबर ऑफ क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा इसका 4 × 12 12, ठीक है। एक वर्ड पकड़ते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में टोटल कितने लेटर्स दिख रहे हैं, कितना है 12, देख भी लिया, वाह। कौन कौन सा वर्ड, कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, आई कितने बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है, वी रिपीट हो रहा है नहीं, एल नहीं, आई नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, पक्का, ठीक है। तो बस इसका वैल्यू निकालोगे, निकालो वैल्यू क्या आ रहा है
बहुत जोर बड़ा नंबर आ रहा है यार। चलो सॉल्व करो, एग्जाम में सॉल्व करना आपको। बताओ क्या वैल्यू आएगा इसका। हाँ हाँ, कैलकुलेटर चालू। 199, धीरे बोल। 199,58400। एग्जाम में आएगा तो निकाल लोगे इतना बड़ा कैलकुलेशन? हाथ से निकाल रहा है, मतलब कैलकुलेटर यूज नहीं किया? ओह गुड। कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.5। नाउ कॉम्बिनेशन हम लोग पहले समझ चुके थे। आपको चूज करने बोलेगा, पहला वर्ड सबसे फेवरेट वर्ड होता है चूज करना, सेलेक्ट करना, और ऐसा सिलेक्शन जहां पे क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन वी से फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन तो हम लोग लिखते हैं एनसीआर। अब देखो एनपीआर को रिलेट करना, अगर आप एनपीआर लिखते थे तो कैसे लिखते थे? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बेटा अभी भी ये चीज़ फिर से रहेगा, यहाँ भी लिखोगे एन एन माइनस आर, बस एक चीज़ आगे में मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज आर फैक्टोरियल। बस इतना सा फर्क है दोनों के फॉर्मूला में। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, हाँ, बस इसमें एनसीआर कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला नीचे में एक्स्ट्रा लग जाएगा, दैट इज आर फैक्टोरियल। क्लियर? ये है कॉम्बिनेशन, ये है परम्यूटेशन, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला, बस एक ये आर फैक्टोरियल का क्या होगा, डिफरेंस होगा। नोट करो फॉर्मूला, दोनों को एक साथ नोट करो। नोट में लिखो दो प्रॉपर्टी है। एनसीएन का वैल्यू जब निकालने जाओगे बेटा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। एनसीएन का वैल्यू अगर आपको बोला जाए कभी भी 5C5 आ जाए, 5C समथिंग आ जाए, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। परम्यूटेशन में क्या होता था, अगर आपको एन पी एन आ जाए तो परम्यूटेशन में क्या लिखते थे, एन फैक्टोरियल। यहाँ पे होता था एन फैक्टोरियल, यहाँ पर अगर आप एन सी एन लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 डायरेक्टली आंसर आएगा। दूसरा, अगर आपको एन सी आर दिया हुआ है और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करके कन्वर्ट करना है प्रूफ का क्वेश्चन में, तो एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। चाहे तुम इसका वैल्यू निकालो, चाहे तुम इसका वैल्यू निकालो, दोनों का वैल्यू आपको सेम ही आएगा। तो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जहाँ पर आप एन सी आर को सॉल्व करने बोलेगा तो विल यूज दिस प्रॉपर्टी ऑन सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर्टी। बोलो एन और हाँ हाँ एन का वैल्यू कुछ बहुत बड़ा है हाँ और आर का वैल्यू छोटा सा है, हाँ, तो ऐसे में तो बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुम सॉल्व करके देखना, निकालना इसका वैल्यू। अपने को एन और आर का वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको बोला जाए सपोज एन का वैल्यू ले लो 5 और यहाँ पे बोल दे 1, सॉरी सी नहीं, दिस इज 5C1, इसका वैल्यू निकालोगे। अगर इसका वैल्यू निकालोगे दूसरा 5C एन माइनस आर, तो एन माइनस आर क्या होगा इस बार 4, तो यहाँ पे 4 निकालो। जब आप दोनों का वैल्यू निकालेंगे दोनों का दोनों वैल्यू सेम आएगा। एन का क्या वैल्यू आता है, आर का क्या वैल्यू आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब आप इसको यूज करोगे इन दोनों का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, हमेशा सेम टू सेम मिलेगा। क्लियर? चलो लिखो नोट नंबर 3। कभी आपको ऐसा केस दिखाई दे कि आपको दिया हुआ है NCA और NCB, इन दोनों का वैल्यू आपको दे दिया इक्वल, तो आपको इससे कुछ इन्फर करना है। सबसे पहला इन्फरेंस क्या करोगे इस पॉइंट से? आपको गिवन है n का कुछ वैल्यू है जो अपने को भी पता नहीं है, a का कुछ वैल्यू जो नहीं जानते और b का कुछ वैल्यू जो नहीं जानते, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आप निकालेंगे NCA और आप निकालेंगे NCB, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। इट इज़ अ गिवन कंडीशन, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इससे आप क्या इन्फर करोगे कॉमन सेंस के हिसाब से? a का वैल्यू क्या होना चाहिए, b, ठीक है। लिखो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू b। ये हुआ हमारा पहला इन्फरेंस। और अब मैच कर रहा है तेरा,
इसका दो इन्फरेंस आएगा। पहला इन्फरेंस क्या है, ए का वैल्यू होगा बी के बराबर और एन का वैल्यू होगा ए प्लस बी। बोलो मैच कर रहा है? दो इन्फरेंस निकलेगा इस कंडीशन से ना। उसको हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, अपने किताब में उतना क्वेश्चन है ही नहीं जो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके उतना सॉल्व करें। हमारे पास उतना क्वेश्चंस नहीं है किताब में, लेकिन अगर आ गया तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पर आप इसको और इसको इक्वेट करते हो, सपोज आपको बोल दिया गया एन सी ए, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, इस नोट में ए का वैल्यू क्या है आर, तो यहाँ पे लिखोगे आप ए का वैल्यू इज आर। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आप बोलोगे बी का वैल्यू इज एन माइनस आर। ठीक है, अब ये वाला प्रॉपर्टी आते हैं उसके बाद में। यहाँ पे कह रहा है अगर एन सी ए एन सी बी बराबर है तो दो पॉसिबल सिचुएशन होगा। पहला पॉसिबल सिचुएशन क्या है, या तो ए और बी इक्वल होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या है, एन का वैल्यू बराबर होगा ए प्लस बी से। आओ इसको देखते दोनों में से कौन सा वैलिड लग रहा है यहाँ पे, पहला वाला कि दूसरा वाला, नीचे वाला। आप इसको देखेंगे तो क्या यहाँ पर आप दोनों को इक्वेट करते हो, ए इज इक्वल्स टू बी, तो एन का वैल्यू क्या आपको दिखाई देगा ए प्लस बी, हाँ या ना, दिखाई देगा। ए का वैल्यू क्या लिया हम लोगों ने, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास आर, तो यहाँ पे लिखोगे आर। बी का वैल्यू क्या है हमारे पास एन माइनस आर। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आर प्लस और ये वाला कैंसिल हुआ, तो एंड में जाके क्या बचा एन, यही था ना हमारे पास एन। तो यहाँ पर इस केस में कौन सा वाला पॉइंट वैलिड हो रहा है 2। कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो पहला वाला वैलिड होगा। ठीक है, बस एक प्रॉपर्टी है, इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको एन या आर का वैल्यू फाइंड आउट करने बोलता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में इसको यूज नहीं करेंगे, टेंशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन यही है। ठीक है, चलो लास्ट प्रॉपर्टी एक और है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस नहीं है अपने पास ज़्यादा, छोड़िए बेटा। ये सब टॉपिक तुम्हारे CUT में भी है और उसमें ये सब क्वेश्चंस बहुत मज़े में आता है। चलो नोट नंबर 4, लिखो पहले ऐसे। याद कैसे करोगे, पहले इस फॉर्मेट में लिखो। NCR दिया हुआ है, इसके बगल में लिखोगे n एज इट इज, जो n यहाँ पर है वही n यहाँ पे भी रहेगा। फिर लिखोगे C, यहाँ पर क्या दिया हुआ है R, तो आपको R से एक नंबर कम करना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे R माइनस 1। ठीक, तो सबसे पहले NCR तो याद रहेगा सबको। NCR के बाद जो लिखोगे यहाँ पर क्या चीज़ में आप चेंज कर रहे हैं R पे। अब जो थर्ड आंसर हमारे पास है, थर्ड जो ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, यहाँ पर R वही रहेगा। इस बार क्या चेंज होने वाला है यहाँ पे n, और n के जगह पे लिख दोगे +1। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा NCR, ये याद रहना चाहिए। उसके बगल वाला में क्या चेंज हो रहा है, R में चेंज होगा। क्या चेंज हो रहा है R में, 1 माइनस कर रहे हैं। थर्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें R में चेंज नहीं होगा, किस में चेंज होगा n में। n क्या बन जाएगा इस बार n+1। बस ये 4 प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, इसको हम लोग यूज करेंगे। कैसे निकालोगे, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 11, दैट इज 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करो। क्या वैल्यू आ रहा है 1300। क्वेश्चन नंबर 3, 35। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, या फिर बोल रहा है वैल्यूज ऑफ n। ऐसा क्यों लिख रहा है वैल्यूज ऑफ n, दो वैल्यू आ सकता है इसमें पक्का। कैसे आएगा दो वैल्यू, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहां पे लिखा है कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू, ब्रैकेट में डाला है s, वैल्यूज ऑफ n। ऐसा क्यों लिखा है, एक भी हो सकता है, दो भी हो, दो क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका दो कंडीशन पढ़े हम लोग। पहला क्या बोलता था, सो अगर आपको गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन अगर NCA इज इक्वल्स टू NCB, यही है ना क्वेश्चन। यहां पर A का वैल्यू क्या है आपके पास
ए का वैल्यू इज n+7, बी का वैल्यू क्या है 4n-2। अब इसके हिसाब से दो पॉसिबल आंसर है। पहला आंसर क्या होगा, आइदर a इज इक्वल्स टू बी और n इज इक्वल्स टू a+b। ठीक है, चलो पहले वाले को लेके चलते हैं। पहले वाले के हिसाब से दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। चलो इक्वेट करते हैं। दिस इंप्लाइज n+7 इज इक्वल्स टू 4n-2। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, ये 3n9। तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3। तो एक वैल्यू अपने को n का यहाँ से मिला। दूसरा भी कंडीशन था, n का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू n का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 35। तो आप बोलोगे 35 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो a+b, n+7 4n-2। अब इसके हिसाब से क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, 5n+5। n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 6। एक वैल्यू आया कि दो आया, क्या दोनों सही हो सकता है, हाँ हो सकता है, पॉसिबल। तो लिखेंगे हेंस ये आपको बोल रहा है बताने के लिए। देखो कंडीशन पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो कि निकालने क्या बोला है। अपने को ये दिया हुआ है, इससे भी बाद में लेना देना। अभी क्या निकालने बोला है अपने को, NC3। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि n का वैल्यू है 5, तो फिर 5C3 निकाल लोगे आसानी से। ये क्या दिया हुआ है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और ज़्यादा, तुम अपने किताब में नहीं दिया उतना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा। ये गिवन कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो अपने इसको बाद में देखना, पहले ये देखो कि मांगा क्या है। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है, NC3 का वैल्यू चाहिए। अब NC3 का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए होगा, n का। तो अगर अपने को n मिल गया तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं। अब आ जाओ इस कंडीशन पर, अब देखते हैं गिवन में दिया हुआ क्या है। ये तो वही वाला दे दिया n का वैल्यू निकालने का, गिवन NCA इज इक्वल्स टू NCB। तो इसका दो पॉसिबिलिटी होता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या होता था, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आइदर A इज इक्वल्स टू B। क्या यहां पर वो चीज वैलिड है, यहां पे A का वैल्यू क्या है 10, B का वैल्यू 10 और 12 एक दूसरे से इक्वल है, नो, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। तो दूसरे वाले पे आते हैं, और n इज इक्वल्स टू A+B। तो A का वैल्यू क्या है यहाँ पे, b का वैल्यू, तो अपने को n का वैल्यू मिल गया। यही चाहिए था ना, बस अपने को n चाहिए था। n को अब यहां पुट करोगे, नाउ NC3 NC3 मतलब 22C3, इसका वैल्यू निकालने बोला, निकल जाएगा 15 3 फैक्टोरियल 22, क्या बोला आपने 1540, खत्म। प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, 5 says NPR, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। इन दोनों के फॉर्मूला में क्या चीज का डिफरेंस होता है, बस R का। तो यहां पर अगर NPR को एक्सपैंड करोगे तो लिखोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर NPR को एक्सपैंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला लिखोगे, ये आएगा। आगे इस तरफ आओ, 720 NCR को एक्सपैंड करोगे तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और आगे में r फैक्टोरियल। क्या लेफ्ट हैंड साइड और RHS में कुछ कुछ चीज सेम है, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, यहां से n फैक्टोरियल गया, यहां से n फैक्टोरियल गया, यहां पे n माइनस आर है फैक्टोरियल, यहां भी ये इधर गायब हो गया, तो यहां पे आ गया r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720। बता कौन सा ऐसा नंबर है जिसका फैक्टोरियल का वैल्यू 720 आता है, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे इसको, दिस इज इक्वल्स टू सॉरी दिस इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। तो n का वैल्यू क्या हो गया, r का वैल्यू क्या हो गया, बस
क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखो, बोल रहा है हाउ मेनी सिलेक्शन, क्या वर्ड यूज किया यहां पे, किसका वर्ड होता है ये, परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का, डायरेक्टली पता चल गया। तो बोल रहा है हाउ मेनी सिलेक्शन, मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ऑफ कितना, आपको 4 बुक को सेलेक्ट करना है, विच कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक, टोटल 8 बुक दिया हुआ है। तो n का वैल्यू क्या हो गया अपने पास 8, कितने बुक सेलेक्ट करने हैं उसमें, तो r का वैल्यू क्या हो गया 4। क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, यहां पे कुछ बोला है कि हिस्ट्री पहले आना चाहिए फिर मैथ्स आना चाहिए, नहीं, जो मन करता उठा लो, ऑर्डर यहां इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन में, ये बात आपको समझना पड़ेगा। यहां पे डायरेक्टली लिख दिया है सिलेक्शन, तब तो ये साफ साफ कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, कुछ अलग टाइप का स्टेटमेंट होता है तो आपको समझना पड़ेगा। क्या किसी ऑर्डर में मांगा गया किताब को, नहीं, कुछ भी ऑर्डर में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो क्या आंसर आएगा इसका डायरेक्टली 8C4, निकाल देंगे इसका वैल्यू, निकाल सकते हैं। चलो अब इसको स्टेटमेंट में लिखना होगा, तो लिखो टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, ब्रैकेट में लिखना n, इसका वैल्यू दे दिया है 8, नंबर ऑफ बुक्स टू बी सेलेक्टेड, ब्रैकेट में r इज इक्वल्स टू 4। Hence number of selections which is possible, number of selection possible is equals to NCR एट सी फोर। अब इसका वैल्यू निकाल दो, क्या रहा है 8C4, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सिलेक्शन, फिर से वर्ड डायरेक्ट यूज कर रहा है, क्या क्वेश्चन है ये, कॉम्बिनेशन, कितना स्टैम्प सेलेक्ट करना आपको 9, कितने में से करना है 11, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए 11, तो आंसर क्या आएगा इसका 11C9, निकाल लोगे 55, इजी, ठीक है। टोटल 13 मेंबर्स, हाउ मेनी लाइनअप्स ऑफ 9 प्लेयर्स आर पॉसिबल, द पोजीशन ऑफ ईच मेंबर इन द लाइनअप इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं दिया होता तो क्वेश्चन बदल जाता, यहां पर क्या हो जाता, यहां पे बोल रहा है जो पोजीशन होगा वो पोजीशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो बदल गया क्वेश्चन, नहीं होता तो किसका क्वेश्चन हो सकता था ये, परम्यूटेशन का। तो चलो ये तो साफ साफ कॉम्बिनेशन है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं 13, कितना सेलेक्ट करना आपने 9 करना है, तो आंसर क्या आएगा 13C9। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा अच्छा से पढ़ा करो, स्टेटमेंट क्या यूज कर रहा है, ठीक है। चलो आगे चले, 7 का पार्ट 2, 12 पर्सन मीट इन अ रूम एट ईच, एट नहीं, 12 persons meet in a room and each shakes hand with all the other person, find the number of handshake। तो बताइए परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है, कैसे, किसी से भी क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अगर इफ आई एंटर अ रूम किस सबसे हाथ मिलाए तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि किससे कौन सा सीक्वेंस में हाथ मिलाया गया है, नहीं, तो किसका क्वेश्चन है ये, निकल जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चले, इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम, चूज वर्ड यूज किया है, क्या चीज का क्वेश्चन है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन में देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, एक कंडीशन ऐड कर दिया है आगे में, बिल्कुल। तो आपको कितना प्रोग्राम चूज करना है बेटा, 5 चूज करना है, टोटल 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं आपको। इफ टोटल कितने कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 कोर्सेज, लेकिन 2 कोर्स क्या है, ऐसा हमारे साथ भी होता है, इंग्लिश कंपलसरी होता है, अगर आप चूज करो, पीएचई भी कंपलसरी होता है, नहीं अकाउंट्स मान ले कंपलसरी होगा, या फिर हिस्ट्री कंपलसरी होगा, तो आपको बोल रहा है टोटल है 9 सब्जेक्ट, इसमें से कंपलसरी कितना है 2, ये तो बेटा कंपलसरी, इसमें दिमाग ही मत लगाओ, ये तो चूज करना ही पड़ेगा, तो बचा कितना फिर चूज करने के लिए
7 सब्जेक्ट बचा, 2 तो कंपलसरी है 9 में, तो अब चॉइस कितने में से करना आपको? 7 में से। और 7 में से कितना सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा? 3। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 9 के टर्म्स में निकलेगा कि 7 के टर्म्स में? 7 के टर्म्स में। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए चूज करने का? n हो गया 7 और r कितना हो गया इस बार? 3। तो इस बार आंसर क्या निकलेगा? 7C3, ये आंसर होगा। 9 में से 2 कंपलसरी था, तो बेटा 2 को तो हटा दो, चॉइस है ही नहीं 2 का। चॉइस कितने का अपने पास? 3 का चॉइस है। 9 था, 2 गायब हुआ, तो बचा कितना? अब 7 में से 3 चूज करना। कोई भी ऑर्डर में चूज करो, फर्क नहीं पड़ता। क्या यहां पे ऑर्डर फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, जैसे चूज करो आप चूज कर सकते हो। तो आंसर आया अपने पास 7C3। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लोगे ना? स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिख रहे हैं, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैन बी चोजन? वर्ड क्या यूज किया है? कौन सा है? कॉम्बिनेशन। फ्रॉम 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। चलो कितने टोटल? अब ये सारे क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी में, जो अभी आप लोग एंड में देख रहे हो, ये सारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आता है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने बॉयज कितने गर्ल्स हैं? 7 गर्ल्स हैं हमारे पास, और बॉयज कितने हैं? 5। 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। कितना आपको कमिटी बनाना है? कितनी गर्ल्स चाहिए उस कमिटी में? 3। तो आपको 7 लड़कियों में से कितनी लड़कियों को चूज करना है? ठीक, चॉइस अलग अलग है, ध्यान से देखना, 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, बॉयज कितने हमारे पास? 5। 5 में से कितना बॉयज चूज करना है? 2। अब यहां पर एक कॉम्बिनेशन है कि 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन है? चलो पहले आते हैं इस पे। आपने 7 लड़कियों में से कितने लड़कियों को चूज किया? 3 को। तो इसका क्या होगा? 7C3। अब यहां पर कितने बॉयज हैं? 5। उसमें से कितना चूज करना आपने? तो 5 में से आपको चूज करना है 2। अब जो एक बात बताओ, ये कमिटी बनेगा, इसमें वर्ड क्या यूज किया? 3 गर्ल्स एंड, क्या यूज किया यहां पे? तो यहां पर अब ये कॉम्बिनेशन तो हो गया, पहले लड़कियों को चूज कर लिए इतने ऑप्शन में, फिर बॉयज को चूज कर लिए इतने ऑप्शन में। क्या ये अलग अलग है कि दोनों का कमिटी चाहिए? और वर्ड क्या यूज किया है? एंड। तो यहां मल्टीप्लाई किया, ऐड, बस आंसर। समझे? यहां पे 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन था, स्टेटमेंट में फर्क आ गया, यहां पे दे दिया एंड। अब देखो इसका ना कोई लेवल नहीं है, ये सब वैरायटी के क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको क्या समझ में आना चाहिए? पहला परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन? चॉइस कितना बनाना है? चॉइस बनाना है, जैसे यहां पे बोला एक कमिटी बनाना है, उसमें से 3 गर्ल एंड 2 बॉयज होने चाहिए। तो बेटा यहां पर ये अगर भूल गए तो भी प्रॉब्लम है, इसीलिए कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है सॉल्व करने में। चलो ठीक है, 350। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ बैग, वो बैग है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, 6 रेड बॉल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 11। बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड। यहां पर बीच में वर्ड कौन सा यूज किया है? तो पहले तो आपको ब्लैक बॉल चूज करना है। ब्लैक बॉल टोटल कितने? तो 5 ब्लैक बॉल में से कितना चूज करना है? 2। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? 5C2। ये तो पहला सिलेक्शन हुआ। अब आते हैं, बोल रहा है 6 रेड बॉल में से कितना चूज करना अपने को? 3 रेड बॉल चूज करना है। इसको चूज करने का कितना तरीका होगा? क्या ये दोनों अलग अलग चाहिए कि दोनों एक साथ ही चाहिए अपने को? क्यों, क्या वर्ड यूज किया यहां पे? एंड। तो क्या करोगे इन दोनों को? बस ठीक। आगे बोल रहा है कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लॉर्ड अज्यूमिंग दैट। अच्छा कुछ अच्छा नहीं, सब ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 अपने से बना सकते हो होमवर्क में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.